Dear students, in this video I am going to teach you about vapor pressure and Raoult's law. चलिए वेपर प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम में हमारे पास एक कंटेनर है, वो कवर्ड है ना, देखिए, और इसके अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं इसके अंदर वाटर है। वाटर हर टेम्परेचर पे एवापोरेट होता है। तो जब आप इस कंटेनर को ऑब्ज़र्व करेंगे, बिगनिंग में आपको वाटर एवापोरेट होता हुआ दिखेगा। एवापोरेशन होता रहेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेपर्स हो जाएंगे। वेपर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ में। उससे क्या होगा, कुछ वेपर्स नीचे की तरफ आएंगे, लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आके लिक्विड का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिगनिंग में जो प्रोसेस हो रही थी वो था वेपोराइजेशन और एवापोरेशन। कुछ देर बाद जब वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर के अपर पार्ट में बढ़ गई तो एक दूसरी प्रोसेस होना शुरू हो गई, जो कि बैकवर्ड प्रोसेस मान सकते हैं हम, और वो प्रोसेस थी कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। तो बिगनिंग में वेपोराइजेशन का रेट ज़्यादा होता है। एज द टाइम passes the rate of condensation also increases. Dear children, a time comes when the rates of these two processes become equal. At that time this system is said to be in equilibrium. तो देखिए उस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स का प्रेशर होता है इस लिक्विड के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। याद रखिए कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सरफेस। लेकिन जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। कैसे? आप इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, टी इंक्रीज़ करिए, है ना, और ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर फेज में जाएंगे। ठीक है, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वेपोराइजेशन का रेट बढ़ गया, और नया इक्विलिब्रियम सेटअप होने के लिए वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। तो अब थोड़ा और टाइम लगेगा दोनों प्रोसेसेस के रेट को बराबर होने में, यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में। और इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर वेपर्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर होगा कंपेयर टू जितना पहले एक्सर्ट हो रहा था। तो इससे हम ये समझे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है वो एक मैंने बताया आपको, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और करता है। दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर, है ना, लिक्विड का नेचर क्या है, राइट। देखिए कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी वेपराइज होते हैं, कुछ लिक्विड्स जल्दी वेपराइज नहीं होते। ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो तेज़ी से वेपराइज होते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो कम वेपराइज होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथेनॉल 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप एक कंटेनर में इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ द लिक्विड्स, है ना, एक कंटेनर एक साइज के कंटेनर में, ठीक है, एक लिक्विड लेंगे और फिर उसी कंटेनर में दूसरा लिक्विड लेंगे, सेम टेम्परेचर रखेंगे और दोनों का वेपर प्रेशर मेज़र करेंगे, तो आप सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम में, है ना, दोनों लिक्विड का जब वेपर प्रेशर मेज़र करेंगे तो आपको इथेनॉल का ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा कंपेयर टू वाटर। इससे क्या पता चलता है कि वेपर प्रेशर नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिए
वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे राउल्ट लॉ के बारे में। राउल्ट लॉ जो है इट वाज गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट राउल्ट इन 1886। तो देखिए इस लॉ को हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एक है राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स और दूसरा है राउल्ट लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट। पहले हम पढ़ लेते हैं राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, ये वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? देखिए वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको अगर आप हीट करें तो वेपोराइज हो पाए। तो यहाँ पे हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, वो लिक्विड्स हैं, मिसिबल हैं और वोलेटाइल हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है राउल्ट लॉ की, पहले ये देखेंगे। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution at a given temperature is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ये ऐसे ले लेते हैं, है ना। अब मान लेते हैं इसमें ए एंड बी दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो वेपर्स होंगे ऊपर यहाँ पे, ठीक है, वो ए के भी वेपर्स होंगे और बी के भी वेपर होंगे। यानी यहाँ पर ए के वेपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और बी के वेपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो ए के वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और जो बी के एक्सर्ट करेंगे वो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। यानी जो पी ए है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कैसे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, देखिए पी नॉट ए और पी नॉट बी होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है, अभी इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए पहले समझते पी नॉट ए है क्या। अभी पी नॉट ए यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। तो समझने की कोशिश करिए कि पी नॉट ए है क्या। मैंने क्या कहा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है, देखो इसको समझो क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अभी देखिए हमने कंटेनर, ये कंटेनर हमारे पास है ना, इसमें केवल एक ही कंपोनेंट है ए। ठीक है, वॉल्यूम वही है, यानी सिस्टम वही है। ठीक है, तो आपने जब केवल एक कंपोनेंट लिया इसमें ए, तो उस समय जो इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर था यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। रिमेंबर, टेम्परेचर सेम रखना है, कंडीशन सेम रखनी, यानी वॉल्यूम भी सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंटेनर था उसमें एक ही कंपोनेंट है और उसका जो वेपर प्रेशर उसको बोलेंगे पी नॉट बी। सिमिलरली अगर हम इसमें केवल एक ही कंपोनेंट लें बी, है ना, सेम टेम्परेचर सेम कंडीशंस, इस समय जो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पी नॉट ए और पी नॉट बी है क्या। स्टेटमेंट जो है वो बहुत सिंपल है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि हम मिक्सचर एक सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कंपोनेंट्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स कंपोनेंट हैं, तो देखिए जो ऊपर वेपर प्रेशर होगा उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा। यानी अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है ना, ए प्लस बी, तो
यहाँ पर ए और बी दोनों के वेपर्स हैं ऊपर, ठीक है। तो चलिए, ये पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी से, राइट। तो अब इसकी जो स्टेटमेंट है आप किस तरीके से कह सकते हैं, राउल्ट लॉ की, है। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू, वहाँ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा हुआ, आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। जैसे ये देखिए ये लिखा, तो यहाँ से आप उस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। अब याद रखिए, जो टोटल प्रेशर होता है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, वो सम होता है पार्शियल प्रेशर के। तो यानी टोटल प्रेशर को आप एक्सप्रेस करेंगे P इक्वल टू पी ए प्लस बी बी, है ना। और पी ए आप जानते हैं क्या होता है, ऊपर लिखा है, एंड पी बी भी वहाँ लिखा हो, तो दोनों को पी ए प्लस पी बी को आप उनसे रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट दिस थिंग। चलिए अगली स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, है ना। ऊपर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई है इक्वेशन को, ताकि आप समझ पाएँ इस ग्राफ को, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पीछे का ही एक्सप्रेशन है जो पीछे मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे क्या लिख दिया गया है, 1 माइनस एक्स पी, जिसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, और ये वैसे ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख देते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा। अब इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों से देखिए आप ये समझ पाएंगे कि जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, दैट इज़ लीनियरली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैंने बताया कि इट इज़ लीनियरली रिलेटेड टू एक्स बी, यहाँ पे बताया इट इज़ लीनियरली रिलेटेड टू एक्स ए। ऐसा कैसे, देखिए आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये जो एक्स बी है मोल फ्रैक्शन को ये एक्स मान लीजिए, सी यानी आपका इंटरसेप्ट, इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, पी नॉट ए, इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है, पी नॉट बी, है ना। और एम क्या है, दिस थिंग, ये बीच वाली। यानी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ये जो दोनों मैंने आपको इक्वेशंस बताई उससे ये समझ सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है दैट वेरीज लीनियरली, है ना, विद मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए उसी को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ऐसा कैसे है। देखिए ये देखो, ये जो आपकी एक्सिस है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसके अलॉन्ग आपने वेपर प्रेशर को लिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग आपने मोल फ्रैक्शन को लिया, ठीक है। ओके, जब हमारे पास केवल प्योर कंपोनेंट है ए, यानी x इज इक्वल टू 1, तो b 0 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ b। उस समय जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारे पास होगा पी नॉट ए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास केवल कंपोनेंट होगा b और a नहीं होगा तो उस समय एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए इस समय जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी, पी नॉट बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ए इज़ लेस वोलेटाइल देन बी, इसीलिए जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इनका जो प्रेशर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मेजर कर रहे हैं उसमें प्योर कंपोनेंट है ना बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा हम उसको मोर वोलेटाइल ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम ए कंपोनेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो जब आप उस तरफ चलेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा कम, बी का बढ़ेगा। तो ए के लिए ए का जो वेपर प्रेशर है उसके लिए ग्राफ ये आएगा, वहाँ पे जाके उसका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। ऐसे ही जब आप बी के लिए देखिए, इसको थोड़ा सा
क्लियर कर दूँ। जब आप बी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ इस तरह का आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज देखिए उस तरफ जाने पर आपका बी जो है मोल फ्रैक्शन जो है उसकी कम हो रही है, वहाँ जाके मोल फ्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो ये जो है बी के लिए ग्राफ है। लेकिन अब सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा होगा? सॉल्यूशन के लिए ये वाला ग्राफ है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर देखिए इससे रिलेटेड आप देखेंगे ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, x जो है वो होगा a के लिए 0.5 है ना, और ऐसे ही एक्स बी जो है वो भी क्या होगा 0.5, सपोज हाफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उससे रिलेटेड वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो इस पॉइंट से दिया जाएगा। ऐसी ये जो लाइन है इस पे अलग अलग पॉइंट्स जो हैं दे विल गिव अस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो देखिए ये था ग्राफिकली आप किस तरीके से राउल्ट लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे इसका, राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वोलाटाइल है, ठीक है। लेकिन जब इसमें आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो क्या करते हैं, इसकी वेपराइजेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने से क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर यहाँ पे रहेगा वो कम रहेगा कंपेयर टू जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं होते इसमें। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ये जो सोल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का इस सॉल्वेंट में, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम रहेगा कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर हो द प्योर कंपोनेंट और वो कंपोनेंट सॉल्वेंट लेते हैं। मैं दोबारा इसको समझाऊंगा आपको कि देखिए यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने से क्या होगा कि वेपराइजेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिससे यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कम रहेगा, ठीक है, कंपेयर टू जब हम केवल इस सॉल्वेंट को लेते, प्योर फॉर्म में लेते, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं होता उसी टेम्परेचर पे। तो इसको थोड़ा सा पीछे चलेंगे, देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने पीछे भी देखा था, है ना, जो पीछे हमने लॉ पढ़ा था वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, सेम। लेकिन ध्यान दीजिए अभी हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टोटल प्रेशर है हम इसको P लिखेंगे, है ना, दैट इज इक्वल टू पी ए, बिकॉज हमारा बी कंपोनेंट जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर में, वो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए टोटल प्रेशर जो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, ये दोनों बराबर है, टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है पी ए। तो स्टेटमेंट होगी द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। चलिए इसकी दूसरी स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम आगे जाके समझते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है। पीछे हमने क्या देखा कि पी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ये पी ए एक्चुअली है क्या, पी मतलब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब आप पी ए के नीचे पी नॉट ए को ले आइए, तो पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए आ गया। 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड्स को, ये मिलेगा एक्सप्रेशन, और फिर ये पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा तो आपके एक्सप्रेशन बनेगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, यानी 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल हो जाएगा एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या होता है, एक मिनट रुकिए, ये वाला पी नॉट ए माइनस पी ए क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट। पी नॉट ए मतलब वो वेपर प्रेशर जिस समय सोल्यूट नहीं था, और पी ए मतलब वो वेपर प्रेशर जिस समय सोल्यूट है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब उतना वेपर प्रेशर कम हुआ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने के कारण। और अगर
इसको हम पी नॉट ए से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करिए। पी नॉट ए वो वेपर प्रेशर था लिक्विड का जिस समय उसमें सोल्यूट नहीं था किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब उसी टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं कि उस लिक्विड में, है ना, अगर सोल्यूट हो तो उसका वेपर प्रेशर मेजर करने की कोशिश करते हैं, जो निकलता है पी ए पी नॉट ए से कम होगा, जैसे मैंने आपको एक पीछे डायग्राम में समझाया था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट। उसको अगर पी नॉट ए से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी राउट लॉ की एक और स्टेटमेंट बन गई कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड containing a non volatile solute is equal to mole fraction of the solute। ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं मोलर मास निकालने के लिए सोल्यूट का। इसको ध्यान थोड़ा सा देखेंगे। ये एक्सप्रेशन आपको पता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब पी नॉट ए माइनस पी ए को डेल्टा पी लिख सकते हैं, है ना, उसके नीचे पी नॉट ए और यहाँ पे एक्स बी की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि देखो अधिकतर हम जो सॉल्यूशंस करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, और मोलर मास की जो वैल्यूज़ होती हैं सोल्यूट की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आगे आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो जो हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं सॉल्यूशंस में मोलर मास की वैल्यू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से सही आती, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे तो सही नहीं आएगी। तो हम अगर इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हैं तो देखिए यहाँ पे एन ए के कंपैरिजन में एन बी को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उतनी ज़्यादा नहीं है ना। तो देखिए हमने क्या किया, एन बी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो एक्सप्रेशन बन गया एन बी अपॉन एन ए। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो दोनों में जो है ये एक्सप्रेशन लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, है ना, थोड़ा सा इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट राइट करके आपको मिलेगा एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू, डब्ल्यू बी मीन्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट, एम ए मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यू विल गेट एम बी यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये क्या है, कैलकुलेशन है, हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है, बहुत इजी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, फिर फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जिस पे ये डिपेंड करता है। राउल्ट लॉ की 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं, एक फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स और दूसरा पढ़ा है फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो थैंक यू।